देखो बच्चों, आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्लास 10th में हो और मुझे मिल गया है सरकारी पेपर, है ना। सरकारी जो क्वेश्चन पेपर होता है वही मिला है और ये किसी को भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। ये आपका जो यूपी बोर्ड का जो हेड है वहाँ से मैंने इसको लिया है और इस बार आपका बिल्कुल चेंज है, चूँकि जो मॉडल है वो बिल्कुल चेंज है, इसलिए सरकार ने खास करके यूपी बोर्ड ने ये पेपर दिया है। तो इस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन यही है कि देखो इसको पेज देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज में है। अब 8 पेज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो ये देखो, ये वीडियो वही देख सकता है जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। अगर आप बीच में बंद करते हो, नहीं देखते हो या सोचते हो कि हम बाद में देख लेंगे, तो निश्चित रूप से आप में वो क्षमता नहीं है। जो शिखर पर जाना चाहता है वो क्षमता आप में नहीं है। तो आप देखिए, वीडियो को तभी देखिए जब आपके अंदर जुनून हो कुछ करने का। पेपर में 99% आंसर को सॉल्व करने का जब जुनून हो तभी आप इसको देखिएगा। मेरे पास देखो, मेरे पास पेपर के अलावा जो है OMR सीट भी है। तो इस पर मैं 20 क्वेश्चन आपको कैसे उसमें ट्रिक करके कैसे इसमें भरेंगे, और मेरे पास कॉपी भी है। इस कॉपी पर खास करके हम लोग लिखना सीखेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पेपर का थोड़ा सा देख लेते हैं नमूना क्या है। इसमें सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो अजीब लग रहा है इस बार, देखो जो आपका पेपर होने जा रहा है उसमें ये पता नहीं क्या है, बच्चे इसको देख के बड़ा सशंकित हैं कि वह आखिर ये है क्या। तो इसको भी मैं समझाऊंगा आपको कि ये है क्या। तो हम देख लेते हैं शुरू से क्वेश्चन पेपर को। देखो, पार्ट ए में आपको मिलेगा MCQs। MCQs का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 20 नंबर तक आपका ऐसे ही रहेगा, जिसमें से 4 आपको MCQs दिया रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम बहुविकल्पी प्रश्न कहेंगे। तो इसमें से चूज करके उसी OMR सीट में आपको गोले को काला करना है, ठीक है। ये 20 नंबर तक तो ऐसे ही, 20 नंबर को हम लोग ऐसे ही समझेंगे। पार्ट बी में आप देखोगे तो अनसीन पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर इसी में से जो भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये आपको देगा 2 2 4 2 6 1 7 नंबर। इस 7 नंबर का 2 2 नंबर का है ये क्वेश्चन। इसका आंसर हम लोग इसी में ढूंढेंगे। कैसे ढूंढा जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा आज और अभी। और उसके बाद है राइट ए रिपोर्ट ऑन क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो क्राफ्ट एग्जीबिशन का मतलब होता है कि जो कला प्रदर्शनी होता है, क्राफ्ट मतलब वही कारीगरी में जो क्राफ्ट आप करते हो उसका प्रदर्शनी लगना, उस पर रिपोर्ट लिखना है। और हिंट्स दिया है व्हेन, कब एग्जीबिशन लगना है। इनऑगरेशन सेरेमनी यानी कि जो विमोचन है, उद्घाटन है, उस उत्सव के बारे में लिखना है। एग्जिबिटेड क्राफ्ट आइटम कलाकारी के आइटम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। गैदरिंग, वहाँ भीड़ कैसी लगी हुई है। अदर स्टॉल्स मतलब और सामान क्या लगे हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस, और सबका एक्सपीरियंस बताओगे। तो ये चारों चीज़ इस आर्टिकल में देना होगा। अगर मान लो आप आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हो, आप दूसरा आर्टिकल, ये आर्टिकल नहीं करना चाहते, दूसरा आर्टिकल करना चाहते हो, तो आप लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ये जो पिक्चर है इसको आप देखो और गिवन बिलो इसमें क्या क्या दिया गया है। टेकिंग क्लू, इसमें से क्लू आप ले लो। फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज का मतलब है सुविधा और डिसएडवांटेज का मतलब होता है असुविधा, यानी कि आप लाभ और हानि भी कह सकते हो। आप इंटरनेट का 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और इसमें देखो ये इंटरनेट के बारे में लिखा है, तो इंटरनेट से क्या क्या मिलता है। जैसे ऑनलाइन परचेज है, ऑनलाइन कोर्स है, इंटरनेट के थ्रू मिलता है, तो आप ऑनलाइन कोर्स के बारे में लिखोगे। इंटरनेट एडिक्शन है, इंटरनेट की लत है, इसके बारे में भी लिखोगे। साइबर क्राइम क्या होता है इसके बारे में लिखोगे। और सोशल एलियनेशन, जो सामाजिक
खास करके जो सामाजिक अलगाव की भावना है या सामाजिक अन्य संक्रमण, एलियनेशन का मतलब होता है अन्य सामाजिक दुर्भावना है, उसके बारे में लिखोगे। कम्युनिकेशन फोरम, जो कम्युनिकेशन है यानी कि संचार है, और फोरम मतलब गोष्ठी या बाजार है, जो संचार बाजार है उसमें कैसे इंटरनेट हेल्प कर रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन आप खरीदारी कैसे करते हो, इसमें कैसे काम कर रहा है। इंटरटेनमेंट, इंटरनेट से आपको इंटरटेनमेंट मिलता है। तो ये सारे टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक पर आपको कुछ न कुछ लिखना है, और जो लिखते जाओगे यकीन मानो अगर आप 10-10 लिखते हो, 10-10 वर्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 दहियम 70 वर्ड हो गया। और 10 वर्ड में आप 2 सेंटेंस लिखोगे ना, तो भी आपका कम से कम 12 वर्ड तो हो ही जाएगा, और 12 सत्ते 84 हो जाएगा। तो 2-2 अगर सेंटेंस आप लिखोगे हर जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिक में 2-2 सेंटेंस लिखोगे, तो भी आपका 80 से 100 वर्ड्स हो जाएगा, और आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल भी जाएंगे। तो ये चीज़ जो है खास करके आप देखोगे तो अच्छा। हाँ, यहाँ पर लेटर एप्लीकेशन था, तो ये मैं आपको बताया भी नहीं, और ये मैं बताऊँगा अभी इसी वक्त। और यहाँ देखिए री राइट सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट बदलना है, और ये पैसिव में बदलना है, ये पंक्चुएट करना है, और ये ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद जो आपका आता है ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं 30 से 40 वर्ड्स में, और हुआ जेने फ्रैंक। तो इसको मैं दोहराऊंगा अभी, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार देख लिए। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्रोज और सप्लीमेंट्री रीडर। प्रोज का मतलब हनी बी, और सप्लीमेंट्री का मतलब फुटप्रिंट विदाउट फीट, इससे लिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम देखेंगे। और पोइट्री से भी खास करके लिया गया है आपका, तो पोइट्री से भी हम लोग देखेंगे कैसे इसका आंसर दिया जाएगा। चलो हम शुरू करते हैं यहाँ से। अगर हिम्मत है तो रुके रहना। अभी हम लोग इसमें ट्रिक करेंगे, और ट्रिक करने के बाद इस पर जो है गोला रंगेंगे। कैसे रंगना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। चलो पहले देखते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। 15 मिनट, आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है। 70 नंबर का है ये, तो 15 मिनट आपको मिलता है पेपर को ध्यान से पढ़ने के लिए। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यह 2 भाग में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस, जो पार्ट होगा इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कैरिंग 1 मार्क ईच, और प्रत्येक 1 नंबर आपको देगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज, कट आर यूज वाइटनर ऑन द OMR। OMR शीट को न तो मिटाना है, न तो कहीं से कट करना है, न तो वाइटनर का यूज करना है OMR शीट पर, तो ये चीज़ ध्यान रहे। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन, और जो पार्ट बी है इसमें डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला रहेगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और मार्क्स इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन, यानी जो मार्क हैं वो प्रत्येक प्रश्न के सामने इंडिकेटेड हैं। यानी कि देखो अगर आप इसका उत्तर दोगे तो देखो यहाँ 1 नंबर लिखा है, यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये वाला करोगे तो यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला जो है हमको ये पढ़ना पड़ेगा, दिस इज ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। हम सभी के लिए पढ़ने के लिए ये एक बहुत बेहतर अच्छा पाठ है। दैट इन ऑल मैटर, की सभी मामलों में द 2 एक्सट्रीम्स आर अलाइक, 2 धाराएं एक समान होती हैं। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव, जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और निगेटिव जो ये दोनों धाराएं होती हैं आर ऑलवेज सिमिलर, ये दोनों लगभग समान होती हैं। याद करते जाना। इसको एक बार और मैं दोहराऊंगा हिंदी में। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, जब प्रकाश का कंपन बहुत ही धीमा होता है तो वी डू नॉट सी देम, तो उन्हें हम देख नहीं सकते। नार डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, या तो बहुत तेज होते हैं तो उन्हें भी नहीं देख सकते हैं। सो विथ साउंड, और इसी तरह ध्वनि के साथ। व्हेन वेरी लो इन पिच, जब वो पिच में
बहुत लो होते हैं, यानी कि बोलने में बहुत धीमे होते हैं, उनकी पिच वाइब्रेशन जो होती कम होती है, वी डू नॉट हियर इट, तो इसे सुन नहीं सकते। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट, और जब बहुत ऊंची होती तो भी नहीं सुन सकते आइदर। ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, जैसे प्रकृति के समान ही डिफरेंसेज होता है, द डिफरेंसेज बिटवीन रेजिस्टेंस, अनुनाद जो रेजिस्टेंस होता है अनुनाद के बीच भिन्न होता है नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध और नॉन रेजिस्टेंस मीन्स होता है अप्रतिरोध कह सकते हो। तो इन दोनों के बीच भेद होता है, डिफरेंस होता है। वन मैन डज नॉट रेसिस्ट, और कोई भी व्यक्ति रेसिस्ट नहीं कर सकता, विरोध नहीं करता है, बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वो कमज़ोर होता है, लेजी आलसी होता है। एंड कैन नॉट द अदर मैन नोज, और दूसरा आदमी जो होता है वो नहीं जानता दैट ही कैन स्ट्राइक एन इरिस्टेटेबल ब्लो, और वो दूसरा आदमी नहीं जानता है कि वह एक इरिस्टेटल ब्लो यानी कि अनिवार्य या अथक परिश्रम कर सकता है। इफ़ ही लाइक्स, यदि वह चाहता है। एट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक, फिर भी वह कोई भी स्ट्राइक नहीं करता, हमला नहीं करता, पीटता नहीं है, बट ब्लेसेज इज एनिमी, लेकिन इसके अलावा क्या करता है, अपने दुश्मनों को आशीर्वाद देता है। द वीक हु सोज नॉन रेजिस्टेंस, और जो कमज़ोर होता है वो तो प्रतिरोध करता ही नहीं। इज ऑप्रेस्ड, जो खास करके दबाया गया होता है। वाइल द स्ट्रांगर वन कमिट्स, और जो मजबूत होता है वो कमिट से सिन, पापों पर पाप करता है। इफ़ ही ऑफर्स रेजिस्टेंस, यदि उन्हें कोई प्रतिरोधक दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा क्वेश्चन ये बता रहा है, सारा जो पैसेज है ये बता रहा है कि कुछ सभी मामलों में अगर देखा जाए तो दो धाराएं एक समान चलती हैं, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव हमेशा एक साथ चलती हैं। जैसे अगर मान लो बहुत स्लो है लाइट का वाइब्रेशन तो भी नहीं दे सकते, और बहुत तेज़ है तो भी नहीं दे सकते। साउंड भी उसी तरह से है, पिच अगर बहुत कम है तो नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा है तो भी नहीं सुन सकते, बहुत कम है तो भी नहीं सुन सकते, और बहुत ज़्यादा है तो भी नहीं सुन सकते। यानी कि जो प्रकृति है वो प्रतिरोध और विरोध दोनों के बीच भिन्नता दिखाती है। क्यों दिखाती है? जैसे एक जो कमज़ोर आदमी होता है, आलसी होता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, न कुछ जान सकता है, बल्कि इसलिए इसके बदले अगर देखा जाए तो वो जो मजबूत लोग हैं उनको केवल आशीर्वाद देता है, अपने शत्रु को भी भाई बड़ाई करता है, क्योंकि वो कमज़ोर है, कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन अभी जो स्ट्रांग होता है वह पाप पर पाप करता है, और वह दूसरे के प्रतिरोध को चुनौती भी देता है। तो अब कह रहा है वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ़ इट इज़ टू लो, हम साउंड नहीं सुन सकते अगर बहुत धीमा है तो। इट इज़ टू हाई, अगर बहुत तेज है तो। इट इज़ टू नॉइजी, बहुत शोरगुल है तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, ये दोनों तो सही हैं। बोथ ए एंड बी, तो दोनों सही है, बोथ ए एंड बी, तो डी सही होगा। तो डी पर हमने ट्रिक लगा दिया, अभी इसको हम लोग रंगेंगे। नेक्स्ट है द टू एक्सट्रीम्स आर ए लाइक, दो धाराएं एक दूसरे के समान होती हैं। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव एक्सट्रीम होती है धाराएं होती हैं वो निगेटिव एक्सट्रीम से अच्छी होती हैं, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग नॉट गुड, किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं है, ये भी नहीं कहा गया है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, हम दोनों सिचुएशन में दोनों सिचुएशन में समान रिजल्ट पाते हैं, इसका मतलब सी सही है। ऑल ऑफ द एबव नहीं सही है, सी सही है। नेक्स्ट का विच वर्ड इन पैसेज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट क्या है? तो स्लो का अपोजिट देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ रेसिस्ट माने होता है रोकना, और स्लो माने होता है धीमा, तो ये होगा नहीं। रैपिड माने तेज होता है, स्लो माने धीमा होता है, तो ये सही है। लेजी माने आलसी होता है, तो ये होगा नहीं। स्ट्राइक मीन्स पीटना, तो ये भी नहीं होगा, तो रैपिड सही है। तो यहाँ हम बी लगा देते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब देखो आई के बाद है देयर विथ माई पेरेंट्स, यानी कि आई गो, अब गो है, वेंट है, हैड गॉन है। अब यहाँ दिया ऑल ए बी सी एंड डी, तो देख लेते हैं। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ वहाँ जाऊँगा,
तो बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। और आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया, तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो कोई एक्सप्रेसिंग, पास्ट एक्सप्रेसिंग या फ्यूचर एक्सप्रेसिंग या प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग कोई एडवर्ब नहीं है कि हम उसको कह दें कि नहीं ये पास्ट में ही जाएगा या फ्यूचर में ही जाएगा या प्रेजेंट में ही रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ टाइमिंग नहीं है, तो इसलिए हम ये दोनों लगा सकते हैं। और आई हैड गॉन, देखो ये जो है आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ गया था, विथ माई पेरेंट्स, मैं वहाँ जा चुका था अपने माता पिता के साथ, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए डी ऑल ए बी सी आर करेक्ट, तो तीनों सही हैं, तो तीनों सही हैं। देखो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि तुम नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, यदि तुम नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो होता है काशियस। काशियस मीन्स होता है सतर्क, सतर्क। कॉन्शियस मीन्स होता है चेतन, चेतन यानी कि सोच या होश में, होश में, ठीक है। और केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह, और क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो इसका मतलब आप सतर्क हो, गलत नहीं। आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो सोच में हो, होश में हो, नहीं। आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो लापरवाह हो, नहीं। आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो जिज्ञासु हो, तो ये डी सही है। अब देखो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यह है लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अब देखो इसमें क्या है कि देखो जो ब्रदर है ना, ये सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि फिर आप कोई नाउन ऐसा नहीं पाओगे जिसको आप पहले लगा सको। ट्वाइस है तो ट्वाइस कोई काम करेगा नहीं, तो ब्रदर तो काम करेगा, तो मुझे लगता है ब्रदर सही होना चाहिए। अब ब्रदर के पहले हिज ब्रदर लगाया जाए कि माई ब्रदर लगाया जाए, ये भी समस्या है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा सही है। ये बड़ा अच्छा तरीका है जो आप सही से जान पाओगे। अच्छा तरीका का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से जान पाओगे कौन सा सेंटेंस है। अब देखो माई टॉयज लव्स, अब माई टॉयज है यानी कि मेरे खिलौने, लव्स तो यहाँ यस नहीं रहेगा, तो ये हो गया गलत। ऐसे भी चेक कर लो। ब्रदर लव्स, भाई प्रेम करता है किस चीज़ को, हिज टॉय, उसके खिलौने से, टू माई शेयर, मुझे देने के लिए, तो मेरा भाई उसके खिलौनों से प्रेम करता है मुझे देने के लिए, तो ये भी बड़ा अजीब है। सेंटेंस तो लगभग लगभग सही है, लेकिन लफ्ज़ प्रेम करता है तो किससे प्रेम करता है ये होना चाहिए। फिलहाल नेक्स्ट देख लेते हैं। माई ब्रदर लव्स, मेरा भाई प्रेम करता है, टू शेयर, देने के लिए, हिज टॉयज, अपने खिलौनों को, यानी कि मेरा भाई अपने खिलौने देने के लिए, लव्स मतलब पसंद करता है, तो ये तो सही लग रहा है। टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज, ये देखो टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लव्स, ये सब्जेक्ट यहाँ ले आके वर्ब जो है यहाँ डाल दिया है, सब्जेक्ट कुछ बनाए नहीं, तो ये भी गलत, तो इसका मतलब सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, कौन सा ऐसा है इसमें जो मिस स्पेल्ड है। देखो एबंडेंस, यहाँ डी ई नहीं रहेगा, ए रहेगा। एबंडेंस माने तो होता है प्रचुर, पर्याप्त, तो देखो ये प्रचुर दिया है, प्रचुर यानी कि पर्याप्त, है ना। और एक्सेप्टेंस, TANC, एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति, तो ये भी सही है, स्वीकृति। और एक्वेंटेंस माने होता है परिचित, परिचित मतलब होता है जाना पहचाना, तो ये तीनों सही हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। तो मिस स्पेल्ड पूछा है कौन सा गलत है, तो एबंडेंस सही है। हाँ सही है, इसको थोड़ा सा आप कमेंट कर देना कि कौन सा सही है। ही जंप्ड द वेल, देखो जब कूदेगा ना, कोई भी गतिमान अवस्था में रहता है तो मेक की अंग्रेजी इनटू लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है अब देखो यहाँ तक हो गया। अब 9 to 10 देख लेते हैं। अब आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपने पोएम को समाप्त किया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये बड़ा सुंदर था। इट वाज अबाउट ए मदर डक, और ये मदर डक
के बारे में था। एंड ए फादर स्वान, और जो पिता बत्तख था, नर बत्तख, विथ 3 बेबी, 3 बच्चों को, डकलिंग जो बेबियाँ थी, बच्चियाँ थी, हु वेयर बीटेन टू डेथ, और वो पीट कर मार दिए गए, बाय द फादर, पिता के द्वारा। जो बच्चियाँ थे, 3 डकलिंग थे, 3 बेबी डकलिंग थे, यानी 3 बत्तखों के बच्चे, उसके पिता बत्तख जो था वो मार डाला उनको पीट पीट करके। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, चिल्लाते थे। लकली, भाग्यवश, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और ठीक उसी तरह से मिस्टर किसिंग ने भी ये उसी तरह से मजाक किया। आप जानते हो किस लेसन का है? डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, है ना, एनी फ्रैंक ने ही लिखा है। ही रीड द पोएम टू द क्लास, वो क्लास में ही पोएम को पढ़े, एडिंग हिज ओन कमेंट, अपने कमेंट को, खुद के कमेंट को जोड़ते हुए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरे क्लास में भी उसको उन्होंने सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, जब तक मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे दी गई। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर मुझे कोई दूसरा कार्य नहीं दिया गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको इसका आंसर ढूंढना है। इन एनीज पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिम्बोलाइजेज, ये जो पोएम उन्होंने लिखा था ये किसको सिम्बोलाइज करता है? चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स को, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स को हो सकता है। एने एंड मिस्टर किसिंग को, ये भी हो सकता है। एने एंड नाइबर्स, ये तो गलत है। क्लास एंड स्कूल, ये भी गलत है। तो इन्हीं दोनों में से एक सही है। तो मुझे लगता है एनी एंड मिस्टर किसिंग के बारे में ये कहानी लगभग मेल खाती है, उसी के बारे में सिंबलाइज करता है, यानी कि किससे प्रतीक होता है। तो मुझे लग रहा है एनी और मिस्टर किसिंग से। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड, मिस्टर किसिंग ने बहुत काम दे दिया था एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर, जल्दी बहुत काम दे दिया। बिकॉज, क्योंकि ही हेटेड हर, क्योंकि वो उससे घृणा करते थे। नहीं, गलत, किसिंग घृणा नहीं करते थे। एनी वाज पुअर इन मैथ, एनी जो है मैथ में कमज़ोर थी, ये भी गलत। एनी हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, एनी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था, गलत। तो फिर ये है कि एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्लास में बहुत बात करती थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंडेला पास्ड, कितने ईयर जेल में बिताए थे? तो 27 ईयर्स, 32, 30, 20, 27 ईयर्स, 27 साल उन्होंने बिताया था। तो ए सही है। महासीर इज, महासीर है, क्या है? ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ी मछली है ताज़े जल की। ये स्मॉल फ्रेश, स्मॉल तो नहीं है। स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश नहीं, लार्ज ब्रैकिश वाटर फिश नहीं, ये लार्ज महासीर फ्रेश वाटर, लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। द बस कंडक्टर वाज, एक बस कंडक्टर कैसा आदमी था? र्यूड, मतलब बड़ा कठोर था, नहीं। जाली था, हाँ जाली था, निश्चित रूप से जाली था। जाली मीन्स होता है मजाकिया, मजाकिया, विनोदी, ठीक है। और सेल्फिश, स्वार्थी, स्ट्रेंज माने अजनबी। अब 14 से 15 कह रहा है कि पढ़ना है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इसको पढ़िए और पढ़ करके फॉलोइंग क्वेश्चन के दीजिए। डोंट बाइट योर नेल, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। अब ये कह रहा कि अपने नाखूनों को दांत से मत काटो अमांडा, अपने कुबड़ निकाल करके कंधों के बल मत बैठो, और स्टॉप द स्लचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, झुक कर मत बैठो, सीधे बैठो अमांडा। हु इज स्पीकर इन द एबव लाइन्स, कौन स्पीकर है, यानी कि कौन कह रहा है अमांडा को? तो देखो अमांडा कह रही है नहीं, हर पेरेंट्स, हाँ, हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो है ही नहीं, हर नाइबर पड़ोसी कहेगा क्यों, अमांडा है नहीं, हर पेरेंट्स कह रहा है, ठीक है। तो 20 है। देखो, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, स्पीकर यानी कि बोलने वाला इस तरह से क्यों बोल रहा है? क्योंकि अमांडा इज अनरूअली गर्ल, अमांडा एक अनियमित लड़की है, नहीं। अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, हमेशा खुली हुई रहती है, नहीं। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, इंस्ट्रक्शन इसलिए कि वो अमांडा को बेहतर बना सके, तो बिल्कुल सही है। ही वांट्स
टू स्कोल्ड अमांडा, वो अमांडा को डांटना चाहती थी, तो ये भी गलत है। डांटना नहीं चाहती थी, केवल अमांडा के बिहेव को क्या करना चाहती थी, इंस्ट्रक्ट करना चाहती थी, यानी कि निर्देश देना चाहती थी। ठीक ना। 16 से 20 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर सही सही करना है। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन परमानेंट गेस्ट। दरअसल ट्रिकी एक कुत्ता था जिसको जो डॉक्टर था वो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि मिसेज पंफरे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। क्योंकि जो मिसेज पंफरे थी, कुत्ते की मालकिन थी, उस ट्रिकी कुत्ते को वापस नहीं चाहती थी। तो गलत, वो तो चाहती ही थी। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। दरअसल ट्रिकी कोई प्रॉब्लम पैदा ही नहीं करता था, इसलिए वो हमेशा मेहमान बना कर रखना चाहता था, तो ये भी गलत। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट। ट्रिकी सही से ठीक नहीं होता, जल्दी ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए रखना चाहता था डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिसेज पंफरे सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल दैट डॉक्टर इंजॉय। दरअसल मिसेज पंफरे जो थी वो बहुत ज़्यादा खाने वाली चीज़ें भेजती थी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसे खूब जमकर खाता था, इंजॉय करता था, इसलिए। तो बिल्कुल ये डी सही है। अनिल टाट हरी सिंह। अनिल ने हरी सिंह को सिखाया, क्या क्या सिखाया? कुक एंड राइट, भोजन पकाना और लिखना? नहीं। कुक, राइट एंड ऐड नंबर, भोजन बनाना, लिखना और नंबर जोड़ घटाना? तो ये बिल्कुल सही है। राइट केवल लिखना नहीं, कुक एंड ऐड नंबर केवल ये नहीं। द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज। जो उसकी माँ ने इब्राइट को किताब दिया, उस किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई? गलत। द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज? गलत। द ट्रेवल ऑफ बटरफ्लाइज? गलत। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10? ये सही है, मोनार्क 10। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा। मटिल्डा के लिए कौन सा इसमें से मेल खाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब करेगा? तो मटिल्डा रिच थी? गलत, रिच तो थी ही नहीं। ब्यूटीफुल थी, फैशनेबल थी, लेकिन रिच नहीं थी। फैशनेबल, हाँ फैशनेबल थी। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी थी। मिडिल क्लास की थी? हाँ बिल्कुल थी। तो ये हो सकता है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी थी, मिडिल क्लास की थी, सेटिस्फाइड थी? देखो सेटिस्फाइड नहीं थी, बाकी सब कुछ था। रिच, धनी नहीं थी, तो इसमें रिच नहीं थी, इसमें सेटिस्फाइड नहीं थी, इसमें भी रिच नहीं थी, बाकी जो बचा यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोली वाज सेंट टू स्कूल। भोली स्कूल भेजी गई, क्यों? क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। उसके पिताजी ऐसा करने पर विवश महसूस किए। बिल्कुल सही है, विवश महसूस किए। दूसरा तीसरा भी देख लेते हैं, चौथा कि ये सही है गलत है। हर मदर वांटेड टू हर टू गेट एजुकेटेड। उसकी माँ उसे शिक्षा देना चाहती थी? गलत। एवरीबॉडी इल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल। सभी लोग अपनी अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रहे थे, तो ये भी गलत, सभी लोग नहीं भेज रहे थे। इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, ये उसकी शादी के लिए ज़रूरी था? नहीं, बिल्कुल गलत, तो ये सही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 20 को रंग लेते हैं। ठीक है, हम पेपर रखेंगे किनारे और इसमें से देख देख के रंगेंगे। ठीक है, चलो अब पेपर OMR कैसे भरा जाएगा ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, बस यहाँ हम भरेंगे। पहला का डी सही है, तो पहला का हम डी रंग रहे हैं। ठीक है, इसको पूरा को गोला को काला करना है, उसमें छोड़ना नहीं है। दूसरा का सी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिखा हूँ, आपको दिखा दिखा के सॉल्व किया हूँ। तो दूसरा का सी है, ऐसे आपको रंगना है। तीसरा का बी है, तो तीसरा का बी रंग दिए, पूरी तरह से काला कर दिए। चौथा का डी है, तो चौथा का डी रंग दिए। थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो आप हो जाएगा। पाँचवा का डी है, तो पाँचवा का डी रंग रहे हैं। छठवां का सी है, तो छठवां का सी रंग रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा गोला ऐसे हो गया ना, तो इसको बड़ा सा ऐसे गोला कर दो। ठीक है, सातवां का ए है, तो ए रंग रहे हैं, सातवां का ए रंग दिए। आठवां का बी है, तो बी रंग दिए, बी रंग दिए। नौवां का बी है, तो बी रंग दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप पूरा जैसे ट्रिक किए हो उस तरह से रंग लोगे। ठीक है,
अब देखो पार्ट बी को हमें देखना होगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप में हिम्मत है ना, ताकत है, मेहनत करना चाहते हो, नंबर 1 पर बनना चाहते हो, तभी आप ये कर पाओगे। सबके बस की बात नहीं है। अब तक तो सब लोग देखे होंगे, इसके बाद देखोगे तब कहा जाएगा कि आप में हिम्मत है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है ना। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं, पैसेज को समझते हैं। पैसेज जाना ज़रूरी है। पैसेज पे मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि यही है जो आपको नंबर 1 पर ले जाएगा। बाकी तो सब आपको मान के चलो कि नंबर दिलाएंगे, है ना, लेकिन ये जो है आपको नंबर 1 पर लेके जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, देखो जब हम न्यूयॉर्क के हार्बर पर, हार्बर मतलब पुल है, वहाँ पर जब हम प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो पहली बार में हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं। व्हाट इम्प्रेस अस द मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिसेंस, क्या इम्प्रेशन पड़ता है उसके साइज और उसके बनावट, मैग्निफिसेंस, शानदार चीज़ों का। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुमने कभी आश्चर्य किया, हाउ इट कम टू बी देयर, कि यहाँ कैसे आया होगा। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्ट फ्राम द पीपुल ऑफ फ्रांस, दरअसल फ्रांस के लोगों के द्वारा इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट किया गया था। टू मार्क 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका के 100 यानी कि 100 वर्ष एनिवर्सरी, यानी कि 100 वर्ष एनिवर्सरी पर, अमेरिका की आज़ादी की एनिवर्सरी पर फ्रांस के लोगों ने एक गिफ्ट किया था। इन 1869 और 1869 में स्कल्पटर फ्रेडरिक और आगस्टे बर्थोल्डी बिगेन टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट फॉर द मोनूमेंट। इन दो लोगों ने, स्कल्पटर फ्रेडरिक, आगस्टे बर्थोल्डी, इन दोनों लोगों ने इसके बारे में, इस मोनूमेंट, स्मारक के बारे में सोचा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा। अब जो बार्थोल्डी थे, इनविजन्ड लिबर्टी एज ए स्ट्रांग एंड प्राउड फिगर, उसके बारे में, लिबर्टी के बारे में स्ट्रांग और प्राउड फिगर उन्होंने एक तरह से कल्पना किया। वन हु पर्सनिफाइड नॉट ओनली मजेस्टिक ग्रीक गॉडेज ऑफ द पास्ट, दरअसल केवल ये राजसी ना हो मूर्ति में जो खास करके ग्रीक देवी, बहुत पहले ग्रीक देश की देवी थी, उनसे मिलता जुलता है, उस देवी का फोटो है। बट आल्सो द वर्किंग मैन, और काम करते हुए आदमी, एंड वुमेन ऑफ प्रेजेंट, और वर्तमान में जो औरतें थी उसको, ये सबको मिला करके फाइनली इन 1884 द वर्क वाज फिनिश्ड, 1884 में काम समाप्त हुआ। एंड लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, और बाद में जब तैयार हो गया तो उसको 214 क्रेट्स में, 214 क्रेट्स का मतलब 214 झोले में, मतलब झोला का मतलब बड़ा बड़ा, उसमें समझो ट्रक वगैरह मान सकते हो, उस तरह से क्रेट्स उसको कहेंगे, और न्यूयॉर्क भेजा गया। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी। वाइल द फ्रेंच हैड रेज्ड ए लॉट ऑफ फंड्स टू बिल्ड द स्टैचू, जबकि फ्रेंच लोग, जो द फ्रेंच था, हैड रेज्ड ए लॉट ऑफ फंड्स, बहुत ज़्यादा फ्रेंच के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया उस स्टैचू को बनवाने के लिए। न्यूयॉर्क हैड नॉट सिक्योर्ड द फंड्स टू बिल्ड इट्स फाउंडेशन, और अमेरिका जानता था, न्यूयॉर्क जानता था कि इसका फंड भी, जो सिक्योर्ड द फंड है, यानी कि जो राशि है, इसके फाउंडेशन बनाने में ही पर्याप्त नहीं रहेगा, यानी कि नहीं डालने में। इट वॉज नॉट अनटिल ए न्यूयॉर्क न्यूज़ पेपर इम्प्लोर्ड पीपुल फॉर डोनेशन, जब तक न्यूयॉर्क की एक पेपर ने लोगों को दान देने के लिए नहीं जब तक कहा, तब तक द मनी, उस पैसे को
बिकेम अवेलेबल, उस पैसे का हो ही नहीं पाया, यानी कि कैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑफ स्टैचू बनेगी, पैसा नहीं हो पा रहा था। तो जब न्यूयॉर्क की न्यूज़पेपर ने डोनेशन के बारे में वहाँ की जनता के लोगों से कहा, तब जा बिकेम अवेलेबल, तब जाके उपलब्ध हो पाया। और फाइनली ऑन 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिकन्स सेलिब्रेटेड द अनवेलिंग ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 1886 को अमेरिकन लोगों ने अनवेलिंग करके, वेल मीन्स होता है घूंघट करना, और अनवेल मतलब होता है हटा देना। तो स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अनवेलिंग किया गया, खोला गया, और जश्न मनाया गया 1886 में। ठीक है, और देखो 1869 से ही ये शुरू हो गया था काम। अब होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, अब किसको लिबर्टी जो होता है, खास करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको बताता है। तो आप अगर देखोगे यहाँ ना, तो यहाँ जब उत्तर आपको मिल जाएगा कि यह किसको दिखाता है, देखो पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस को दिखाता है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक। अब कैसे उत्तर हम जानेंगे, कैसे लिखा जाता है। देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी खोजो, रिप्रेजेंट देखो, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो मिल जाएगा, रिप्रेजेंट नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यहाँ तक लिखोगे तो हो जाएगा, है ना। तो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इसको लिख करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये है अपनी कॉपी जिस पर हमको आंसर देना है। तो अब यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो भी है, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 1, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये भी है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर दे रहा है 1 से 3, इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा आप पार्ट भी डालो, और फिर ये जो दिया है रीडिंग ये भी डालो। तो मैं डालने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट बी, और यहाँ डालने जा रहा हूँ रीडिंग। तब टीचर को सही से समझ में आएगा, क्योंकि अब आप लिखने जा रहे हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 तो डाले, पार्ट बी भी डाल दिया, रीडिंग भी डाल दिया। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है, आंसर। अब यहाँ आंसर नंबर भी आप 1 डालो, ठीक है। और 1 के अलावा देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर ए दिया है, तो ए डालना कंपलसरी है। ए नहीं डालोगे तो टीचर कैसे समझेगा आप ए का उत्तर दे रहे हो कि बी का उत्तर दे रहे हो कि सी का उत्तर दे रहे हो। तो आपको यहाँ ए भी डालना है। और इसका जो आंसर मिला है आप जब ढूंढोगे तो ये कह रहा कि होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, किसको उपहार दिया गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोगों के द्वारा एक उपहार था। टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी, ये 100 वर्ष पर एनिवर्सरी का चिन्ह था। ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका के इंडिपेंडेंस, अमेरिका की आज़ादी का। तो ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख दोगे तो हो जाएगा। तो मैं यही लिखने जा रहा हूँ, हूबहू हो जाएगा। एक आध पैसेज में आंसर नहीं मिलते हैं, एक आध में मिल भी जाते हैं। तो हो जाएगा द स्टैचू, ये मैं काले पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन आप नीला पेन यूज करना। मैं भी आपको नीला पेन ही यूज करके बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंस। अब देखो यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो आप देने जा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ 1 2 3 लाइन कम से कम छोड़ो, यहाँ से लिखो आंसर नंबर
1 का बी देने जा रहे हो। और इसके पहले उत्तर कैसे दिया जाता है, कितना लाइन छोड़ा जाना चाहिए, क्यों छोड़ा जाना चाहिए, इसके पहले का एक वीडियो है उस पर लिखा है, मत देखना। तो उसमें कैसे टीचर नंबर देता है, कैसे आंसर लिखा जाता है, ये मैंने बनाया है वीडियो, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो ये देखो, अब लिखोगे तो जैसे इसको मैंने लिखा ना, ऐसे इसको भी इसमें छांट लेना। अगर नहीं मिलता है तो अपने हिसाब से फिर इसको ध्यान देके इसमें से क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसका अलग वीडियो बना हुआ है, चाहो तो देख लेना, नहीं तो फिर इसी पर ध्यान दो। व्हाट इज मीन्ट बाय अंडरलाइन पोर्शन। अंडरलाइन पोर्शन का मतलब क्या है, लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 2000 क्रेट एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। इसका मतलब है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी वो पैक किया गया था 214 क्रेट्स में, तो इसी को अगर उतार दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू। स्टैचू को बनाने के लिए अमेरिका ने कैसे पैसा इकट्ठा किया, तो देखो, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल टू डोनेशन, यहाँ से आप लिख दोगे न्यूयॉर्क, यहाँ से न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर और मनी बिकेम अवेलेबल फाइनली, यहाँ तक लिख देना, हो जाएगा इसका नंबर, ठीक है। और इसका है विच वर्ड इज पैसेज मीन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध करना, है ना, याचना करना, और इम्प्लोर्ड माने भी होता है याचना करना। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, आप लिख दो रिक्वेस्टेड मीन्स। मैं इसको लिख रहा हूँ कैसे लिखना है, 1 नंबर वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर बी है। फिर यहाँ जब लिख लोगे आप तो फिर 2 लाइन छोड़ोगे तो हो जाएगा आंसर नंबर 1 का आप करने जा रहे हो डी। तो यहाँ डी देखो, और इसको लिख देना रिक्वेस्टेड मीन्स। मतलब रिक्वेस्टेड का मतलब होता है, क्या होता है, इम्प्लोर, ठीक है। तो इम्प्लोर, चूँकि ये रिक्वेस्टेड है तो ये भी इम्प्लोर्ड लिख दो, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 1 नंबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है ना, तो अगर जानना है तो भाई इतना तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब देखो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है, राइट, ये लेटर नहीं आप लिखोगे, है ना। अगर मान लो आपको आ रहा है तो लेटर लिख लो, कोई बात नहीं, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि एप्लीकेशन छोटा होता है, इस पर नंबर अच्छे मिलते हैं। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। इसका मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अगर कोई कमेंट करोगे कि सर इसको भी लिख के बता दीजिए तो मैं अलग वीडियो बना करके बता दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राइट ए रिपोर्ट। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, तो पहले ही मैंने समझा दिया कि इसको कैसे लिखना है। आप कमेंट करना कि सर इस पर इससे लिखना बता दीजिए, आर्टिकल लिखना बता दीजिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब इसमें देखो, किरण सेड टू हर मदर, किरण अपनी माँ से कही प्लीज़ अलाउ मी टू प्ले। इसको कैसे बनाएंगे, देखो ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और बाकी टू अलाउ लिख करके लिख देंगे। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप नहीं जानते हो तो निश्चित रूप से आप बताओ तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये देखो आई नो वेरी वेल, ये तो 100% ये बोर्ड में आएगा भी, तो इसको तो आप रट लो, ये हो जाएगा यू आर नोन। नोन के बाद बाय नहीं लगता है, टू लगता है, नोन। वेरी वेल पहले लिख देना, एडवर्ब है यहाँ, वेरी वेल टू आई को ला जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा मी टू मी, ठीक है। पंक्चुएट में है, ये कैपिटल कर देना। और गार्डनर सेड टू मी, यहाँ कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में डी को कैपिटल कर देना और यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप बंद कर देना, ठीक है, हो जाएगा। ट्रांसलेट है, ट्रांसलेशन आसान है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, तो आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी स्टरडे मॉर्निंग। उसी समय मेरा एक मित्र मिलने गया। दैट टाइम माई फ्रेंड केम टू मी, यानी कि मेरे पास आया या मिलने आया। केम टू मीट मी कर सकते हो। हम शाम तक साथ रहे, तो वी स्टेड टिल इवनिंग। मित्र से मिलकर खुश था। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, किंतु पुस्तकालय न जाने पाने के कारण मैं दुखी भी हुआ। यानी कि आई
गॉट सारो बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी। तो ये ट्रांसलेशन आप कमेंट करना, तो इसका अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। और ये देखो, ये जो है 30 से 40 वर्ड्स में करना। तो एक सेंटेंस को हम लोग कर रहे हैं कि कैसे 30-40 वर्ड्स में आ जाएगा, उसी के हिसाब से हम लोग करना सीख लेंगे। चलो, एक है वाई वाज लेंचो एंग्री विथ पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज। तो इसी का क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको डालना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है देखो पाँचवा का ए बी नहीं है, यानी कि पाँचवा का बी का आर करके है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी और यहाँ लिख देंगे आर। ठीक है, अब सेक्शन बी ही है, तो यहाँ सेक्शन बी आप डाल दो, सेक्शन बी। ठीक है, और यहाँ फिर से आपको लिखना पड़ेगा आंसर नंबर 5 का बी और बी का आर, फिर ऐसे एरो का चिन्ह देके लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब वाई वाज लेंचो एंग्री विथ पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज। लेंचो पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज से क्यों दुखी था? तो दरअसल लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी और वो गॉड से, भगवान से 100 पेसोज की डिमांड किया था, और पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने व्यवस्था करके 70 पेसोज भेजा था, लेकिन उसे लगा कि भगवान ने पूरा भेजा है और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने गड़बड़ किया है, इसलिए पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर क्रोधित था। इसी बात को हमको अंग्रेजी में लिख देना है। तो हम लिखेंगे लेंचोज हार्वेस्ट माने होता है फसल, हैड बीन डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया गया था, बाय द हेलस्टोन, एंड इसका कोई रिश्तेदार नहीं था। ही हैड नो रिलेटिव्स और फ्रेंड टू हेल्प हिम, सो इसलिए ही डिमांडेड 100 pesos from God, but he found 70 pesos by the post, and he thought, उसने सोचा, he thought the employees of the post office had stolen his money, so he was angry at the post office employees। ठीक है, अब देखते हैं कितना वर्ड आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन में 8 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 7 56 वर्ड हो गया। और ये कह रहा है कि कितने में
30 to 40 वर्ड्स में, यानी कि ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा कम लिखना है। चूँकि मैंने ज़्यादा लिख दिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा प्लान बनाओ तो कम से कम लिख पाओगे। तो इस तरह से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इतने लाइन में हम लिख रहे हैं तो इतना वर्ड्स हो रहा है। इसी का थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 80 वर्ड में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन सा है। एक है व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड। कीसा गौतमी ने अंत में क्या सीखा। हाउ डिड मंडेलाज आइडिया, मंडेला का जो आइडिया था फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, इसके बारे में लिखना है। और यहाँ देखो राइट 4 लाइन एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड, आपको 4 लाइन का कोई पोएम लिखना है। डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। इसमें जो क्वेश्चन में दिया है ना, जैसे क्वेश्चन में मान के चलो एक दिया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो दिया है ना इसको नहीं लिखना है, बाकी कोई भी आप लिख सकते हो। इस पेपर में ना दिया हो तो उसको आप लिख सकते हो। देखो या तो आप ये लिखो, अगर नहीं आ रहा है 4 लाइन का पोएम तो आप मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। टाइगर चिड़ियाघर में टाइगर और जंगल में टाइगर दोनों में डिफरेंस बताना आपको 40 वर्ड में। या तो ये लिखो या तो पोएम लिखो। तो मेरे हिसाब से पोएम सही रहता है, वो पूरा का पूरा नंबर आपको देगा, है ना। और नेक्स्ट है राइट द सेंट्रल आइडिया। देखो पोएम भी आपको लिखना है, सेंट्रल आइडिया भी लिखना है। सेंट्रल आइडिया देखो ये 3 है। सेंट्रल आइडिया आप जैसा कहोगे कमेंट में लिखोगे तो मैं इसको लिख के अलग से बता दूंगा, लेकिन ये है कि कितने में लिखना चाहिए, 40 से 50 वर्ड्स में है। पोएम जो आप जानते हो ना उसी पोएम को आप अपनी भाषा में लिख दो, सेंट्रल आइडिया बन जाएगा। और ये जो है फुटप्रिंट विदाउट फिट से दिया है। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, ट्रिकी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया। और व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। ग्रिफिन क्या साबित करना चाहता था, क्या वह साबित कर सका था, इसको लिखना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में लिखना, आपको 4 नंबर मिलेगा, किसी एक का करना है। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ़ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। यदि मटिल्डा नेकलेस नहीं खोई होती तो फिर क्या होता, इसको लिखना है। अगर नहीं आप लिख पा रहे तो इसको लिख लो। सपोज यू आर भोली, ऐसा सपोज करो कि आप भोली हो। एंड नाउ यू आर ए टीचर, और अब तुम अध्यापक हो। राइट अबाउट योर फैमिली, आप अपने फैमिली के बारे में लिखो। योर चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में लिखो। योर प्रेजेंट लाइफ, और अपने वर्तमान जीवन के बारे में लिखो। तो ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, ये इजी लग रहा है तो इसको आप कर देना, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बड़े धैर्य के साथ आपने लगभग 1 घंटे तक, 1 घंटे में कुछ कम है तक रुका, तो निश्चित रूप से आप बेहतर स्टूडेंट्स हैं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।